और डीसी सर्किट में लास्ट टाइम इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट किस किस तरह से यूज करते हैं, उसमें पावर डिसिपेशन किस तरह से होगी। और एक क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था, खैर उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं था, लेकिन आपके पास कुछ उसमें कॉन्सेप्ट था इंटरनल रेजिस्टेंस का। और अब आपको ये भी याद रखना होगा कि किसी भी क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस अगर कहीं पर है तो उसको अलग से ट्रीट करना पड़ेगा, आप उसको एज अ नॉर्मल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं कर सकते। और फर्दर जो आज हमने डिस्कस करना है वो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज से रिलेटेड एक लॉ है बेसिकली, जो उनकी डायरेक्शंस के लिए बनाया गया, इन शॉर्ट आप कह सकते हो किरचॉफ्स लॉ के नाम से है। और इस किरचॉफ्स लॉ में दो लॉज हैं बेसिकली, एक फर्स्ट लॉ है और एक सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए बनाया गया है। और अगर आप फर्स्ट लॉ की बात करो इसमें, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और इसको इन शॉर्ट हम केसीएल भी कहते हैं, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, तो आप इससे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का हो, किरचॉफ्स करंट रूल का हो, केसीएल का हो, इन शॉर्ट तो तीनों बातों का मतलब एक ही है कि हम उसमें करंट वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो इसकी स्टेटमेंट आपके पास बहुत सिंपल सी है। द टोटल करंट एंटरिंग अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टोटल करंट कमिंग आउट ऑफ दैट पॉइंट। तो ये हमारे पास इसका बहुत बेसिक सा फर्स्ट लॉ है, और इसका मतलब ये है कि अगर आप लेट सपोज एक पॉइंट कंसिडर करते हो और इस पॉइंट से आपके पास डिफरेंट करंट की डायरेक्शंस हम मेजर करते हैं। एक करंट आपको इस डायरेक्शन से मिल रहा है, एक करंट इस डायरेक्शन से मिल रहा है, इसे हम I1 I2 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास दो करंट की डायरेक्शंस ऐसी हैं जो आपको इनपुट पे मिल रही है, और वहां से करंट जो बाहर की तरफ मूव करेगा, ये लेट सपोज I3 I4 I5। इससे आपको आइडिया ये हो रहा है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यूज थी वो I1 और I2 ऐसी थी जो एंटर कर रही थी, I3 I4 I5 वो सारी वैल्यूज हैं जो आपके पास वहां से लीव कर रही है। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी आपके पास इक्वेशन ये बनेगी, अगर आप इसकी इक्वेशन लिखते हो तो सम ऑफ ऑल करंट इनपुट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट आउटपुट। ठीक है, जितने करंट इनपुट हुए हैं उनको आप एक साइड पे ऐड कर लो, जितने करंट आउटपुट में गए हैं उन सबको आप दूसरी साइड ऐड कर लो। इसका मतलब ये हुआ I1 प्लस I2
ये इनपुट की डायरेक्शन में थे, और जो दूसरी साइड पे बाहर की तरफ गए, I3, I4 और I5, ये सारे वो करंट की वैल्यूज थी जो आउटपुट में आपको मिली। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा फर्स्ट लॉ है इसका। और इसको आप दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हो कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जितने चार्ज आपके पास इनपुट हुए उतने ही चार्ज आपके पास आउटपुट हो गए। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तो नंबर ऑफ चार्जेस को काउंट कर रहा है पर सेकेंड। तो आप उसे अगर टाइम को हटा के एक बार देखो, तो आप बेसिकली नंबर ऑफ चार्जेस को ही कंसिडर कर रहे हो पर यूनिट टाइम में। तो ये आपके पास हो गया किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, KCL, यानी इसको किरचॉफ्स करंट लॉ भी आप कह सकते हो, सिंपल। और अगर आप इसमें सेकंड लॉ की बात करो, तो सेकंड लॉ है बेसिकली आपके पास वोल्टेज से रिलेटेड। और ये वोल्टेज से रिलेटेड है, इसलिए हम इसे KVL भी कह सकते हैं, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, और इसका भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने करंट के लिए यूज किया है। द सम ऑफ ऑल EMF इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स इन अ लूप। तो इसमें बेसिकली आपके पास सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें वोल्टेज के साथ रेफरेंस दिया है। और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का लिंक देखते हैं। कि आपके पास अगर लेट सपोज दो या दो से ज्यादा सोर्सेस कनेक्ट हो आपके सर्किट में, तो फिर हम वोल्टेज को सम करेंगे, वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे सम करके देखेंगे कि आपका फाइनल रिजल्ट किसके इक्वल आता है। लेट सपोज अगर आपके पास एक सर्किट गिवन हो, यहाँ पर आपके पास बैटरी है और ये रेजिस्टर कनेक्ट है। यहाँ पर एक और रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया हमने, लेट सपोज। एक रेजिस्टर यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। ये आपके पास कनेक्शन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अच्छा इसमें अगर आप एक चीज नोट करो, तो इसमें कितने सोर्सेस कनेक्टेड है टोटल? 3। 3। अब इन तीनों सोर्सेस को अगर आप देखो, तो हम अगर तीनों की करंट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करें, तो लेट सपोज अगर हम इसको फर्स्ट सोर्स लेते हैं अपना, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी यहाँ से। अब ये जो E2 लगा हुआ है ना, E2 आपके पास क्या कर रहा है कि उसकी तरफ से आपको कैसी मिल रही है वोल्टेज?
उसकी डायरेक्शन कैसी है, वो ऑपोजिट आपको दे रहा, मतलब यहाँ पे इसकी नेगेटिव साइड है, यहाँ पे इसकी पॉजिटिव साइड है। ठीक है। और थर्ड वाले सोर्स को अगर आप देखो, तो थर्ड वाले ने क्या किया कि उसने आपका जो रोटेशन एक चल रहा था उसको कर दिया रिवर्स। ठीक है। क्योंकि आप E1 से आए, आप पॉजिटिव से नेगेटिव गए सेकंड सोर्स तक, फिर वहां से आपका फॉरवर्ड दोबारा से फ्लो कंटिन्यू हुआ, लेकिन आपके पास लूप चल रहा था, और आपका लूप बेसिकली इस तरह से चल रहा है। ये आ गया आपके पास आपका लूप। लेकिन इस लूप में एक बस प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो E3 था, इस E3 ने एक ऑपोजिट डायरेक्शन बस फॉलो करवाई, बाकी तो सब आपके पास सेम डायरेक्शन में चल रहा था। ठीक है। और इसको आप जब सम करके लिखोगे फाइनली, तो यही आपके पास किरचॉफ्स लॉ ने एक्सप्लेन किया है कि जो आपका सम ऑफ ईएमएफ होगा, वो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ईएमएफ थे, E1 E2 E3, अगर उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उन्हें मार्क किया जाए, तो आप उन्हें कैसे मार्क करोगे? E1 प्लस E2 माइनस E3। ठीक है। माइनस E3 का मतलब ये हुआ कि वो आपको डायरेक्शन ऑपोजिट दे रहा था, इसलिए उसके साथ हमने लिखा माइनस। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम IR, अगर इन केस हमारे पास तीनों रेजिस्टर्स एक जैसे हों, ठीक है, अभी तो हम एक जर्नल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो आपकी फाइनल इक्वेशन जो बनेगी, E1 प्लस E2 माइनस E3 इज इक्वल्स टू 3IR। ठीक है। ये आपके पास हो गया एक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू किरचॉफ सेकंड रूल। और इसमें अगर आप देखो, तो ये आपको दोबारा से वही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो कर रहा है। ठीक है। क्योंकि जितना ईएमएफ आपको एनर्जी मिली, उतना ही इनपुट एनर्जी आपके पास आउट इक्वल हो गई आउटपुट एनर्जी के। ठीक है। सो इट इज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। और अगर आप इसमें एक क्वेश्चन कंसिडर करते हो, लेट सपोज, और क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है कि हम एक सर्किट बनाते हैं पहले सिंपल। एक सोर्स यहाँ पे है, रेजिस्टर है यहाँ पे, और एक चीज और करते हैं, यहाँ पे हम एक सोर्स और कंसिडर कर लेते हैं।
ठीक है, ये आपके पास एक डायग्राम है और इस डायग्राम में कुछ पैरामीटर्स आ जाएंगे। ये आर है, E1 कंसिडर कर लो आप, ये भी आर, ये E2 और E3। और अगर आपको पॉइंट्स चाहिए रेफरेंस के लिए, इसे ए कंसिडर कर लो, ये बी हो जाएगा, ये सी, डी, ई, एफ। ठीक है, ये आपको रेफरेंस के लिए पॉइंट दे दिए। अब आपने किरचॉफ लॉ जो दोनों हैं, दोनों आप यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है कि जहां पर जो रूल अप्लाई होता है वो आप अप्लाई करो और सिर्फ इक्वेशंस लिखो। क्योंकि अगर आपने इक्वेशंस बना ली तो डेफिनेटली आप जो है वो उसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, लेकिन अगर इक्वेशंस ही गलत बनेगी तो कैलकुलेशन भी गलत ही होंगी हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में आप इक्वेशन लिखो, I1, I2 और I3 की। उसी में आप लिखो जो लूप बन रहा है ABEF। थर्ड पार्ट में BCDE लूप, और एक फाइनल में हम ABCDEF पूरा लूप ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। और मैं करंट की डायरेक्शंस भी चलो मार्क कर देता हूँ, तो आपको ये कि दोबारा से नहीं करनी पड़ेंगी। ये I1 हो जाएगा, डेफिनेटली E1 से आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद आप I2 इसे कंसिडर कर लो, क्योंकि ये एट अ टाइम आके आपको दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे और फिर ये फॉरवर्ड जाएगा I3 की फॉर्म में। ठीक है, ये हो गई करंट की डायरेक्शंस। अब आप I1, I2 और I3 की जो इक्वेशन है, पहले तो सबसे पहले वो आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है, उसका आंसर क्या लिखोगे? फिर हम्म, I1 plus I3 is equals to I2। I1 प्लस आई नहीं, थ्री I लेकिन माइनस I2 नहीं हो जाएगा? माइनस I2, आप ऐसे लिखना चाह रहे हो कि I1 माइनस I2, या I1 प्लस I3 इज इक्वल्स टू। सर इट्स सेम ही बनेगा, क्योंकि अगर आप दूसरी साइड पे कर लोगे तो। तो आप कह रहे हो कि I1 माइनस I2 होना चाहिए। अच्छा देखो, हो पता है क्या रहा है, अब इसमें जो बी पॉइंट है ना, जो जंक्शन बी बन रहा है, उस पॉइंट पे आके दोनों करंट मिल रहे हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं। तो क्या वो एक दूसरे को मतलब ऐड करके सपोर्ट नहीं कर रहे? क्योंकि उन्होंने जी। एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो नहीं किया ना, उन्होंने कट किया ना, उन्होंने कहीं पर सुपरपोज करने की कोशिश की, बल्कि वो तो पॉइंट बी पर आए और एक डायरेक्शन में चले गए। तो इसका मतलब ये है कि वो तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए गए। तो I1 प्लस I2, तो इस पे अप्लाई हो गया किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। ठीक है, मतलब दो इनपुट थे, एक आउटपुट हो गया, सिंपल। I1 I2 इनपुट हो गए हमारे पास जो पॉइंट बी पे मिले, और I3 हो गया हमारा आउटपुट, सिंपल। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट समझे। सिंपल था, करंट की इक्वेशन थी, सिंपल हो गया। अब ये जो लूप वाली सिचुएशन है, ये हमने देखना है, लूप आपके पास है ABEF, यानी ऊपर वाला कंपार्टमेंट हमने सर्किट का कंसिडर करना है। उसमें हमने इक्वेशन देखनी है कि क्या इक्वेशन बन सकती है। अब लूप की बात हो रही है तो डेफिनेटली वोल्टेज वाला ही रूल लगेगा यहाँ पर। तो आप लूप को अगर सेपरेट करके ड्रॉ करना चाहो आप कर सकते हो, ताकि इजी हो जाए।
तो बेसिकली सेकंड पार्ट में सिर्फ इस लूप की बात हो रही है। ये आपका ABEF है। ये E1, ये E2, यहाँ I3 मिल रहा है आपको, यहाँ I1, R और बस। तो ये आपके पास क्वांटिटीज हैं। तो सर E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू 2IR। E1 + E2 = 2IR। ओके। अच्छा, इस बार जो करंट है ना वो हमने नंबर्स में लिखे हैं। तो आप I1R और I3 I2R इस तरह लिख सकते हो, क्योंकि पहले वाले में तो हमने जर्नल I कंसिडर कर लिया था, तो इसलिए उसमें करंट कुछ भी नहीं था। तो जर्नल लॉ में हमने सिर्फ I कंसिडर किया था। अच्छा, पहले आप EMF दोबारा बताओ। आपने कहा E1 - E2, ऐसा ही है? नहीं, E1 प्लस E2। माइनस नहीं होना चाहिए? जी सर, माइनस होना चाहिए, वो ऑपोजिट आ रहा है। ठीक है। हाँ, जी। क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, थोड़ा सा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा होगा, इतनी सारी चीजें एक साथ, और इसलिए। लेकिन ये कि बेसिक आइडिया तो आपको पता चल गया कि हमने साइंस और डायरेक्शंस को देखना है, तो फिर तो बहुत इजी है। तो हमने किया E1 - E2। ये तो हो गया सम ऑफ EMF। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम क्या लिखेंगे? I1R प्लस I3R। बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन हो गई पार्ट 2 के लिए। और पार्ट 3 के लिए आपके पास सेकंड लूप लेना है हमने, BCDE। मैं उसको भी सेपरेट बना देता हूँ, आप उसको आइडेंटिफाई कर लेना। थर्ड पार्ट में आपके पास ये आपके पास सेकंड लूप गिवन है। और I3 अभी भी मिल रहा है। I2 यहाँ से मिल रहा है आपको। ये R, ये E2, ये भी R, और ये भी R, और ये E3। ठीक है। आपने लूप BCDE को डिस्कस करना है। BCED या BCDE हमारे पास जो है वो यही लूप बन रहा है। अब इस लूप की इक्वेशन आप क्या लिखोगे? सर जो वोल्टेज वाला होगा, लाइक EMF वाला होगा, वो E2 माइनस E3 हो जाएगा। E2 - E3 होगा, या इस बार ऐड होगा? सर क्यों ऐड होगा? ये तो ऑपोजिट जा रहा है ना, E3 वाला। ठीक है। E3 आपके पास जो है वो उसका पॉजिटिव साइन आपको मिल रहा है लेफ्ट पर। ठीक है। तो E2 के हिसाब से आप देखो तो पॉजिटिव आपका लेफ्ट पे है, और E3 का भी पॉजिटिव लेफ्ट पर है। तो क्या ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे या अपोज करेंगे? सर नहीं समझ में आई। नहीं, आपने देखो फर्स्ट वाला लूप सॉल्व किया, फर्स्ट वाले में हमने किया E1 - E2। हम्म। ठीक है। क्योंकि मसला क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव। और तो इसमें भी सर आप सही बता रहे हो। हाँ, मैंने बस सिर्फ कंफर्मेशन के लिए पूछा।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत बता रहे हो, आपने बताया कि E2 माइनस E3 करेंगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोबारा से पॉजिटिव जब जा रहा है तो आपको आगे से ऑपोजिट मिल रहा है, मतलब सेम ही टर्मिनल मिल रहा है, तो सेम टर्मिनल आपको पता है अपोज ही करेगा, तो ये भी एक हम्म। तरह से माइनस में जाएगा। और जो करंट का रिलेशन है वो हम क्या लिखेंगे? सर जो I3 है और I2 है हम्म। वो लाइक जो E2 के पहले वाले रेजिस्टर को तो मिलेगा, और जो बाकी जो दो हैं उसका क्या होगा? अब उसमें आप देखो कि उन्हें मिलेगा या नहीं, वहां से फ्लो करेगा करंट या नहीं फ्लो करेगा। जिससे वहां पे तो नहीं फ्लो कर हम्म। रहा। तो वहां पर नहीं फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है आप क्या लिखोगे? I2 प्लस I3 और एक R। और एक R, क्योंकि बाकी में ऑपोजिट होने की वजह से वहां तक करंट फ्लो नहीं कर पा रहा, तो सिंपल हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, एक R के थ्रू वो फ्लो कर रहा है। और अगर हम फाइनल वाले की बात करें, तो फाइनल में है ABCDEF, यानी ABCDEF सिर्फ बाहर बाहर के पॉइंट्स को कंसिडर करना है, ये जो बीच में I3 और E2 है ना, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको नेग्लेक्ट करने का मतलब है कि आपके पास जो फाइनल बनेगा पैटर्न वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अच्छा, ये वाले जो तरह के क्वेश्चंस है ना, वो अगर MCQs में आ रहे हैं ना तो मुश्किल होते हैं बहुत। थ्योरी में तो चलो हम एक दो पार्ट से हिंट लेके कर भी लेते हैं। अब बीच वाला पार्ट हमने स्किप कर दिया। सिर्फ ये वाला पार्ट हमारे पास रह गया, और इनके जो पैरामीटर्स थे वो E1 R, I1 डाउनवर्ड, I2 अपवर्ड। यहाँ पे एक जंक्शन बन रहा था, ये E था, ये भी R, ये भी R। यहाँ पर भी एक जंक्शन था जो कि अब नहीं है, हम उसे कंसिडर नहीं कर रहे। तो अब इस सिचुएशन में आप इक्वेशन क्या लिखोगे? अब लूप की बात हो रही है। तो E1 माइनस E3 हो जाएगा। E1 माइनस E3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। और I1 R हम्म। माइनस I2 R। ठीक है, और कुछ? प्लस दूसरा वाला I1R, प्लस बिकॉज दूसरा एक ही से वाला रहेगा। I1 R। ठीक है। अच्छा, अगर आपने I1 R कंसिडर किया, I1 R कंसिडर करने का मतलब ये है कि आपने एक R कंसिडर किया इलेक्ट्रिक करंट 1 के साथ, और I2 जब फ्लो करेगा तो उसके साथ आपके पास कितने आएंगे रेजिस्टर्स? एक या दो? I2 वाला, हम्म। I2 वाला। एक तो यहाँ तक इक्वेशन सही है, बस इसमें एक चीज का और एडिशन होना है, फिर आपके पास इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो I2 वाले में एक ही नहीं होगा? अच्छा, अब हमारे पास जो लूप हमारे पास फ्लो कर रहा है, वो लूप इस तरह से बन रहा है इस बार। ठीक है, क्योंकि हमारा ABCDEF जो था, ए यहाँ पर था, तो हम यहाँ से लूप पूरा फ्लो करवाएंगे, B C D और F। ठीक है। तो तो सिर्फ में 3 ईच हो जाएंगे ना? तो E1 माइनस E3 तक आपका बिल्कुल सही है, दोनों ऑपोजिट थे, और I1 R तक भी ठीक है। और जो दूसरा आपने बताया माइनस I2 R, क्योंकि वो ऑपोजिट आ रहा है,
और इसी तरह से आपके पास एक और आर जो कंटिन्यू करोगे आप, वो -I2 के साथ आ जाएगा। वो कौन सा वाला आ रहा है जो आपने लास्ट में लिखा है? अब वो इस तरह से होगा कि आपके पास देखो जो लूप की डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन है मतलब लूप आपके पास डाउनवर्ड से चल रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ये जो I1 फ्लो होता हुआ आ रहा है वो आपके पास फॉरवर्ड ही फ्लो करता हुआ जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पर जो दूसरा E3 लगा हुआ है, E3 आपके ऑपोजिट काम कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट आर से वो तो पास हो जाएगा, और जब I2 फ्लो करेगा तो I2 जा रहा है बेसिकली ऑपोजिट। और ऑपोजिट जाने का मतलब ये है कि उसकी माइनस साइन के साथ आएगी वैल्यू, और माइनस साइन के साथ वो जब आर से फ्लो करेगा तो वो दूसरे आर से भी फ्लो कर जाएगा, ठीक है। ये कौन से वाले आर से फ्लो करेगा? I2? एक तो ऊपर वाला जो E1 के पास है, और यहाँ से, दूसरा और जब ये फॉरवर्ड फ्लो करते हुए आएगा तो आपको किस डायरेक्शन में मिलेगा? से कौन सा वाला फॉरवर्ड, लाइक जो I2 है ना? I2, जी I2 की बात करें, क्योंकि I2 ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये ऊपर जी की डायरेक्शन में फ्लो करेगा और E1 की साइड से जाएगा रेजिस्टर्स के साथ, ठीक है। और रेजिस्टर से फ्लो करते हुए ये आपके पास I2 दो रेजिस्टर से पास हो रहा है, एक ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, ठीक है। क्योंकि अगर आप I1 को कंसिडर कर रहे हो तो I1 अगर फ्लो करेगा तो I1 फ्लो करते हुए जाएगा रेजिस्टर से, और वो लूप के साथ मूव कर रहा है। तो लूप का मतलब ये है कि तीनों रेजिस्टर्स को एक ही डायरेक्शन सीरीज में मिल रहा है, ठीक है। तो वो तो आपके पास नॉर्मल ओम्स लॉ के साथ चला जाएगा, V इज इक्वल्स टू आई आर के कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन ये जो ऑपोजिट आ रहा है ना, इस ऑपोजिट को आप ऐड जब करोगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से इन दोनों को अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रहे हैं आपको, क्योंकि ये करंट के बिल्कुल ऑपोजिट फ्लो कर रहे हैं। जो I1 था वो I1 तो लूप के साथ है, तो उसमें तो आपको तीनों रेजिस्टर्स एक ही साथ मिल रहे हैं, ठीक है। जी सर। इस वजह से जो है वो जो ऑपोजिट वाले उन्हें हमने इंडिविजुअल मेंशन कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो कंबाइन होके आपके पास एक रिजल्ट बनाएंगे। और जो I1 था बेसिकली, तो I1 एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट फ्लो करता हुआ जा रहा है, क्योंकि लूप आपके पास उसी के साथ चलता हुआ आ रहा है। तो आप R1 R2 R3 करके उन्हें ऐड कर सकते हो फाइनली, तो उनकी जो भी टोटल रेजिस्टेंस होगी। E1 माइनस E3, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि I2 आपके पास कन्वेक्शन करंट जो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव उसके ऑपोजिट था, इसलिए हमने उसे नेगेटिव लिया और उन दोनों की वैल्यूज मेंशन कर दी, ठीक है। तो इसमें तो खैर हमने काफी टिपिकल सर्किट कंसिडर कर लिया था, ठीक है। इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होगा जब हम इसको क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें वैल्यूज भी होती है नॉर्मली, और ये तो हम सिर्फ एक ही पार्ट डिस्कस कर रहे थे। उसमें तो मेजॉरिटी आपके पास कहीं एक पार्ट के लिए पूछ लेते हैं, कि मतलब एक दो मार्क के लिए पूछ रहे थे कि आप इसकी वैल्यू करंट की निकालो, और जब वैल्यूज गिवन होंगी तो फिर उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा आपको भी सपोर्ट मिल जाता है, इजी हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। तो आपके पास ये मई जून 22 का पेपर है, और इसमें इन्होंने फर्स्ट पूछा है स्टेट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ आपने एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट लॉ आपके पास किससे रिलेटेड था? करंट की। करंट से रिलेटेड, ठीक है। तो बेसिकली आपने इसमें KCL की डेफिनेशन लिखनी है, तो वो आप सिंपल कॉपी पेस्ट हम वहां से कर लेंगे, उसका कोई इतना मसला नहीं है। सेकेंड पार्ट में कि अ बैटरी इज कनेक्टेड
to two resistors X and Y as shown in figure 6.1. बैटरी कनेक्टेड रेजिस्टर्स के साथ resistor resistance of resistor X is greater than the resistance of resistor Y. Rx जो है वो greater है Ry से. State and explain which resistor dissipates more power. तो कौन ज्यादा आपके पास पावर डिसिपेट करेगा ये आपने बताना है. अगर आर एक्स की रेजिस्टेंस ज्यादा है हम्म. तो आम आर एक्स की ज्यादा तो आई एक्स जो होगा हम्म. वो कम हो जाएगा ना. ठीक है. तो बेसिकली अगर आप पावर का बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करने से स्टार्ट करो तो P इज इक्वल्स टू वी आई. और इन दोनों में कांस्टेंट क्या रहेगा पूरे सर्किट में आपको कांस्टेंट क्या चीज मिलेगी. वोल्टेज क्योंकि पैरेलल वोल्टेज. में सेम ही रहता तो वोल्टेज दोनों में सेम है तो वोल्टेज में आपके पास कोई इफेक्ट नहीं होगा. हाँ करंट के पास वेरी करेगा फिर क्योंकि वोल्टेज दोनों को सेम मिल रहा है तो करंट में वेरिएशन आएगी. तो करंट किस में ज्यादा होगा. आर एक्स ग्रेटर है. तो आर एक्स में करंट कम होगा. बिल्कुल. तो आर एक्स का करंट लेस हो जाएगा. आर एक्स ग्रेटर है वाई से तो करंट की वैल्यू इसके ऑपोजिट लिखेंगे हम. ठीक है. तो इट करंट मींस इसका. वाई ज्यादा हम्म. करेगा. तो करंट पावर ज्यादा. और जी पावर को आप डायरेक्टली रिलेट कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि पी एक्स लेस होगा पावर ऑफ रेजिस्टर एक्स लेस देन पावर ऑफ रेजिस्टर वाई. ठीक है. और सेकेंडली आप जब इसको फाइनलाइज करोगे तो आपको ये पता चल गया कि पावर किसकी ग्रेटर होगी वाई की. ठीक है. तो आप इसको सिंपल एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखोगे. सो पावर डायरेक्टली हो जाएगा और आई वाई ग्रेटर है आई एक्स से. विल बी ग्रेटर देन आर एक्स. ठीक है. सिंपल सा आइडिया हो गया. हमने वैल्यूज को कंपेयर कर लिया तो आपको कॉन्सेप्चुअल हिंट भी मिल गई कि हमने इसको एक्सप्लेन कैसे किया. और सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि द टू रेजिस्टर्स आर मेड ऑफ वायर दैट हैव द सेम लेंथ. लेंथ सेम है दोनों की. मेड फ्रॉम मेटल. सेम रेजिस्टिविटी. अच्छा उन्होंने दो फैक्टर्स बता दिए कांस्टेंट है. एरिया के बारे में नहीं बताया. स्टेट एंड एक्सप्लेन विच रेजिस्टर इज मेड ऑफ वायर विद द लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया. अब लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका होगा ये आप बताना है. फिर जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी. जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसका एरिया लार्जर होगा क्योंकि आपको फॉर्मूला के रेफरेंस से पता है आर इज इनवर्सली. इक्वल्स टू एल अपॉन ए होता है तो इनवर्सली बनेगा. बिल्कुल सही. और एल तो उन्होंने बता दिया कि सेम है. ए का रेफरेंस रह गया तो आर जो है वो इनवर्सली होता है ए के साथ. तो आप सिंपल से आप इसको सिंपल सा एक्सप्लेन कर. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली
to the cross sectional area. So resistor with greater resistance have the larger cross sectional area. और वो कौन सा resistor होगा? अगर एरिया सॉरी हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस तो कम होगी, उल्टा लिख दिया. सो द यस यस। रेजिस्टर विथ लेस रेजिस्टेंस, क्योंकि एरिया बढ़ाएंगे ये कम हो जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि आर वाई का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो ग्रेटर होगा. एरिया ऑफ आर वाई विल बी ग्रेटर. ठीक है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कम थी. और उसके बाद है अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 9 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज with a light dependent resistor and a fixed resistor of resistance 1800 ohm as shown in figure. एक LDR लगा हुआ है और जी, और दूसरा जो है वो रेजिस्टर है फिक्स. दोनों की वैल्यू, एक की वैल्यू गिवन है, एक की वैल्यू गिवन नहीं है. वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है आपने फिक्स रेजिस्टर के साथ. रीडिंग आपको वोल्ट मीटर में 5.4 मिल रही है. करंट आपने कैलकुलेट करना है. तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप? V इज इक्वल्स टू आर आई आर इज सकते हैं. इक्वल हम्म. जी। फिक्स रेजिस्टर तो ओमिक कंडक्टर है, उस पर तो हम अप्लाई कर सकते हैं. 5.4 वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई, डिवाइडेड बाय 1800. और फिर कह रहे हैं कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आर एल ऑफ द एल डी आर. एल डी आर के लिए आप फाइंड आउट करनी है. तो एल डी आर के लिए आप क्या करोगे? अच्छा देखो, बहुत सिंपल है. आपके पास दोनों रेजिस्टर कैसे लगे हुए? सीरीज में. सीरीज में। तो सर उन्होंने वोल्टेज दी हुई है लाइक 1800 की ना, तो 9 - 5.4 हो जाएगा, तो आरएल का वोल्टेज पता चल जाएगा, करंट तो सेम ही होगा। बिल्कुल ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट सेव हो गया. वोल्टेज टोटल ईएमएफ गिवन है, उसको सो आपने माइनस करना है 5.4 से. तो जो बचेगा वो आपको एलडीआर पे मिल जाएगा, यानी 3.6. ठीक है, तो 5.4 इससे मिल रहा है और रिमेनिंग आपको यहाँ, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो पूरा पूरा हम सम लेंगे. तो यहाँ पर भी आप R इज इक्वल्स टू V ओवर I लगा सकते हो. तो वोल्टेज कितना होगा? 3.6 डिवाइडेड बाय 0.003. ठीक है, कितना आंसर आ रहा है आपके पास? 1200। 1200. और द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इल्यूमिनेटिंग द एलडीआर इंक्रीजेस. लाइट की इंटेंसिटी हमने इंक्रीज कर दी. By reference to the current in circuit, state and explain the change, if any, to the voltmeter reading. वोल्टमीटर की रीडिंग में कोई चेंज आएगी या नहीं, ये आपने बताना है.
अगर हम इंटेंसिटी ऑफ एलडीआर इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। फिर करंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे। ठीक है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलडीआर आल्सो डिक्रीजेस। क्योंकि उन्होंने कहा है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर तो यहाँ पर लगा हुआ है, एलडीआर के साथ तो लगा ही नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस था, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया एलडीआर के साथ। और दूसरी बात ये कि जो रेजिस्टेंस थी वो भी कम हो गई क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी हमने बढ़ा दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फिक्स रेजिस्टर के साथ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप अपना रेजिस्ट अगर वोल्टेज कम कर रहे हो तो बाकी जो रिमेनिंग वोल्टेज है वो किसको मिलेगा, दूसरे रेजिस्टर को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली इसको लिखोगे, अक्रॉस फिक्स रेजिस्टर इंक्रीजेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि रीडिंग भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन का ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया।